हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एम.कॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति सब पॉइंट है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत की मौद्रिक नीति, इसमें सब पॉइंट है आपका रिजर्व बैंक की असफलताएं। यदि आपसे प्रश्न में यह पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की असफलताओं की व्याख्या कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो ये इसकी आलोचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत पहले सफलताएं बताएंगे, उसके बाद में असफलताएं बताएंगे। तो असफलताओं में क्या क्या है कि फेलियर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ये कार्य करने में असफल रहा। तो अब वो कौन कौन से कार्य हैं उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 आता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहा, फेलियर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑफ मॉनेटरी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र गति से आर्थिक विकास करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हिनार्थ प्रबंधन तथा तीव्र गति से साख निर्माण का सहारा लिया जा रहा है, जिससे देश में तीव्र गति से मुद्रा प्रसार को बढ़ावा मिल रहा है। वर्ष 1975-76 में मुद्रास्फीति की दर घटकर 2% रह गई थी तथा बढ़कर 1978-79 में 12% हो गई। वर्ष 1989-80 में 25% वृद्धि हुई और 1980-81 में 16.7% वृद्धि हुई। वर्ष 1985 में घटकर 3.1% रहने का अनुमान है। इससे साफ बात यह स्पष्ट होती है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रास्फीति पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा है। नंबर 2, असंगठित मुद्रा बाजार, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया। हालांकि रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भारत में असंगठित मुद्रा बाजार को संगठित करने के लिए रिजर्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार को पूर्ण रूप से संगठित करने में असमर्थ रहा है। आज भी भारत में देसी बैंकर्स का बहुत अधिक बोलबाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में देसी बैंकर्स का बहुत बड़ा दबदबा रहता है। नंबर 3, बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता, इनडेक्वेंसी ऑफ बैंक फेलियर्स। हालांकि रिजर्व बैंक को स्थापना के बाद भारत में बैंकिंग सुविधाओं का काफ़ी विस्तार हुआ है। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भारत में बैंकिंग सुविधाओं का बहुत अधिक विस्तार हुआ है, लेकिन देश के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को देखते हुए ये सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। आज भी भारत में लगभग 14,000 जनसंख्या के पीछे केवल एक बैंक है और वर्तमान में तो 10,000 बैंक जनसंख्या के पीछे एक बैंक ही आता है। नंबर 4, रुपए के आंतरिक मूल्य में अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इन इंटरनल वैल्यू ऑफ रुपीज। भारत में बढ़ते हुए मुद्रा प्रसार के कारण कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। कीमतों में वृद्धि के कारण भारतीय रुपए का आंतरिक मूल्य निरंतर कम होता जा रहा है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की असफलता का प्रमाण है। नंबर 5 है कृषि साख में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। हालांकि बैंक स्थापना से ही रिजर्व बैंक भारत में कृषि वित्त की उचित व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन आज भी रिजर्व बैंक को कृषि साख की समुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था करने में असफलता प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 6, विकसित बिल बाजार की स्थापना में असफलता, फेलियर इन डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट। हालांकि रिजर्व बैंक ने एक सुदृढ़ बिल बाजार की योजना क्रियान्वित कर रखी है, लेकिन आज भी रिजर्व बैंक को इस कार्य में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 7, विदेशी विनिमय व्यवसाय में भारतीय बैंकों का कम भाग। रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों को विदेशी विनिमय व्यवसाय में उपयुक्त स्थान दिलवाने में असमर्थ रहा। इस कारण आज भी विदेशी विनिमय व्यवसाय पर विदेशी विनिमय बैंकों का प्रमुख स्थान है।
नंबर 8, ब्याज दरों में भिन्नता व अस्थिरता, डिफरेंट इंस्टेबिलिटी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज भी भारत के मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों की भिन्नता के कारण रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एकरूपता एवं स्थिरता करने में असमर्थ रहा है। 9, बैंकिंग संकट से रक्षा में असमर्थ, फेलियर इन बैंकिंग प्रोटेक्शन। रिजर्व बैंक बैंकों के रूप में कार्य करता है, अतः इसका यह कर्तव्य होता है कि व्यापारिक बैंकों की संकट के समय रक्षा करे तथा उन्हें असफल होने से बचाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रिजर्व बैंक इस दायित्व को भी भली भांति पूर्ण नहीं कर पाता है। हाल ही में लक्ष्मी बैंक तथा पिल्लई बैंक के फेल हो जाने पर इस बैंक का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नंबर 10, औद्योगिक वित्त की अपर्याप्तता, इनडिक्वेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। हालांकि औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इसके द्वारा पर्याप्त औद्योगिक वित्त सुलभ नहीं करवाया जा सकता है। इसी कारण आज भी उद्योगपतियों को, विशेषतः लघु एवं कुटीर उद्योगों के मालिकों को देसी बैंकर्स से ऋण लेना पड़ता है। रिजर्व बैंक निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि उपयुक्त अभी हमने जो अध्ययन किया है उस संपूर्ण विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि रिजर्व बैंक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आंशिक रूप से असफल रहा है। इसके द्वारा देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत अधिक कम होते हैं। इस कारण रिजर्व बैंक को देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग नीति में सुधार करने के लिए अभी भी पर्याप्त महत्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक है। तो ये है हमारे रिजर्व बैंक के ऐसे सिस्टम जिनकी वजह से रिजर्व बैंक को आलोचना का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति देश की वह व्यवस्था का आधार होती है। देश का आर्थिक विकास मौद्रिक नीति के सफल संचालन पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक का यह महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वह मुद्रा बाजार से संबंधित मुद्रा निर्गमन तथा साख नियंत्रण करे। मुद्रा पर नियंत्रण का अभिप्राय साख की मात्रा पर नियंत्रण से है, क्योंकि मुद्रा की कुल पूर्ति को गणना के समान साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंकों होने के नाते देश की मौद्रिक व्यवस्था का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करता है। इस दृष्टि से रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये थी हमारी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में व्याख्यान। तो अभी आपका जो टॉपिक है वो आगे आएगा, मौद्रिक नीति का अर्थ, जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे मौद्रिक नीति किसे कहते हैं।